to say something. बुलाएंगे. No, you please send your name first. Only then. No. Now please. Now Mr. Abdul Khalik Sahab, बोलिए. Please send your name, sir. Send your name to the chair. Then only you will be allowed. Please, Khalik Sahab. सभापति महोदय, ये हमारे साथी गोपाल चिन्मा शेट्टी जी ने जो बिल लेके आया, इस पर मुझे बोलने के मौका देने के लिए आपको धन्यवाद करता हूं. मेरा विचार में, जैसे हमारे यहाँ बुजुर्ग साथी भर्तृहरि महताब जी ने बताया, सीनियर साथी, हिंदी ठीक नहीं है, तो महताब जी जो जैसे बताया, ये बिल हमारे जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, अगर ये बिल पास होगा, ये सिस्टम को खत्म करने का कोशिश होगा. ये बिल पास होने से देश में तानाशाही बढ़ेगा. दुनिया में जैसे चाइना अभी भी है, और कुछ देश है जहां पे वन पार्टी सिस्टम है. तो मुझे तो लग रहा है, अगर ये बिल, ये वन पार्टी सिस्टम जो उसके तरफ हम लोग जा रहा हो क्या, क्योंकि हमारा देश का संस्कृति है जत मत तत पथ, जितना मत है उतना भी पथ है. तो विभिन्नता हमारा संस्कृति का अंश है. लेकिन ये बिल में जो कहा गया, ये नेशनल पार्टी होने के लिए, राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए एटलीस्ट लोकसभा में 1.1/10 मेंबर होना चाहिए. प्रेजेंट लोकसभा में अभी जो मेन विपक्ष है मेरा पार्टी का भी 1/10 मेंबर नहीं है, और हम लोग को विपक्ष का दर्जा भी, जो ऑफिशियल विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिला. तो जब ऑफिशियल विपक्ष का दर्जा नहीं मिलते हैं, तब अगर ये प्रोविजन पास हो जाएगा, तब नेशनल पार्टी बनना मुश्किल हो जाएगा. और जैसे कहा गया 1/4 स्टेट, जितना हमारे राज्य है उसके 4 भाग के 1 भाग राज्य में से चुन के आना होगा. यह भी प्रोविजन ठीक नहीं है. जो शुरू से चल रहा है, जैसे महताब जी ने बताया, भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी का इस पार्लियामेंट में सिर्फ 2 मेंबर रहे, अभी उस पार्टी का 300 से ज्यादा मेंबर है. और चुनाव में कब क्या होगा किसी को नहीं पता. जैसे यहां हमारे मान साहब है, यहाँ मान साहब 20 में यह लोकसभा में नहीं था. पंजाब में जो विधानसभा चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले, वो विधानसभा चुनाव में भी मान साहब का पार्टी का, सिमरनजीत सिंह मान साहब का पार्टी का एक भी विधायक नहीं जीते. लेकिन वहां सारे नेशनल पार्टी को हरा के, आपके पार्टी सत्ता पक्ष, भारतीय जनता पार्टी, मेरा पार्टी, कांग्रेस, वहां के जो सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी, सारे पार्टी को हरा के मुख्यमंत्री जो सीट से सांसद थे वो सीट से जीत के आया. यही हमारा लोकतंत्र के महिमा है. तो इसीलिए मेरा विचार में जो प्रोविजन हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में अभी है, वही ठीक है. हाँ, कुछ संशोधन हो सकता है, लेकिन अगर इतना रिजिड संशोधन होगा, अमेंडमेंट होगा, जिससे नेशनल पार्टी बनना ही मुश्किल हो जाएगा, उसमें दिक्कत है. महताब जी ने नेशनल पार्टीज का बेनिफिट के बारे में बताया. अभी एक जो बेनिफिट अभी तो मुझे नहीं लगता कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लेना चाहते हैं, क्योंकि दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो में ब्रॉडकास्ट ये मिलते हैं जरूर, लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर डिपेंडेंट है. अभी अगर यहां बहुत सारे बात हुआ इसलिए मैं बोल रहा हूं, अभी तो ऐसा एक इंक्वायरी होना चाहिए जो एडवर्टाइजमेंट पर, विज्ञापन पर
कौन सा पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्चा किया, कौन सा सरकार कितना खर्चा किया, इसका भी जांच होना चाहिए। क्योंकि टैक्स पेयर जो टैक्स देते हैं उनसे सरकार चलते हैं। लेकिन आजकल केंद्र का सरकार हो या कोई राज्य का सरकार हो, ऐसा बन गया सत्ता में आने के लिए, हिताधिकारी तो बनाते हो दूसरे बात, लेकिन सत्ता में आने के लिए ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल दोनों तरफ इतना एडवर्टाइजमेंट देते हैं जो टैक्स पेयर के मानी से जाते हैं। उस पर भी चर्चा होना चाहिए। सभापति महोदय, गोपाल जी ने विश्व गुरु का बात बताया, स्वामी जी को भी कोट किया। देखिए, विश्व गुरु तो हम लोग बोल रहा हूं। आज मेरा एक अनिष्टा क्वेश्चन था, उसमें विदेश मंत्री ने बताया 2015 से अभी तक 2015 में 1,31,489 पीपल वो लोग नागरिकता छोड़ दिया। दूसरे वर्ष 2016 में 1,41,603 पीपल नागरिकता छोड़ दिया, भारत के नागरिकता छोड़ दिया। तीसरे वर्ष में मतलब 2017 में 1,33,049 पीपल नागरिकता छोड़ दिया। ऐसे नेक्स्ट ईयर में 1,34,561 नागरिकता छोड़ दिया। उसके बाद 1,44,70 लोग ने नागरिकता छोड़ दिया। 2021 में 1,63,370 लोग नागरिकता छोड़ दिया। ये हाल साल में 2022 में अक्टूबर महीना तक 1,83,741 लोग ने नागरिकता छोड़ दिया। और नागरिकता कितना लोग लिया? जो हमारे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का पास हुआ 2019, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इस 3 देशों का बात अलग है। ये 3 देश को छोड़ के 2015 से 2022 तक 1,000 लोग भी, बाहर का लोग भी हमारा नागरिकता नहीं लिया। 2015 में लिया ओनली 93, 2016 में लिया ओनली 153, ऐसे करेंट ईयर में लिया ओनली 60। तो ये विश्व गुरु तब बनेगा जब हमारा नागरिकता कोई नहीं छोड़ेगा, और जितना छोड़ेगा उससे 10 गुण लोग जो यहां इन्वेस्ट कर सके, वो हमारा नागरिकता हम लोग दे या ना दे वो दूसरी बात है, लेकिन हमारे नागरिकता लेने के लिए दरखास्त करेगा तो विश्व गुरु हम लोग जरूर बन जाएंगे। तो इसीलिए जब हम लोग बोलता हूं, स्वामी जी का बात अलग था। स्वामी जी कहते था जत्रो जीवो तत्रो शिवो, जहां ही जीव है वही शिव है। लेकिन आज जो सरकार चला रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये सरकार के बिल नहीं है, लेकिन गोपाल जी ने बार बार बीजेपी का, भाजपा का नाम ले रहा है। आज जो सरकार चला रहा है वो लोग नहीं मानते, जहां जीव है वही शिव है, नहीं मानते। ये दुख की बात है। हमारा गृह मंत्री जी ने तो बोल दिया, गृह मंत्री जी ने बोल दिया जो गुजरात में रिवेंस लिया था, गुजरात में सरकार ने एक सबक सिखाया। ये सबक सिखाने, देखो सरकार सबके होते हैं, सरकार प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास। अगर सरकार किसी को, सरकार कोई भी समुदाय हो या किसी को सरकार सबक सिखाने का बात करेगा, तो अब यहां पे लोगों का विश्वास कैसे रहेगा? अभी गुजरात में जो बिल्किस बानो केस में जिन लोगों का रिविजन मिला, इससे अगर आप देखोगी, ये हमारा ये हरियाणा में 29 नवंबर में एक रेप केस हुआ, एक 13 साल का लड़की को कातिल किया। तो ये रेप केस भी बढ़ रहा है। हम वो विश्वास, वो वातावरण भी तैयार करना होगा ताकि महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम वो टूटे, वो नहीं बढ़े। ये भी काम करना होगा। और उसके साथ साथ एक लोकतांत्रिक परिवेश, जो लोकतांत्रिक परिवेश में सारे लोग अपना मत रख सके, अपना मत को आगे ले जा सके, ऐसा एक परिवेश को बनाना होगा। अगर हम सिर्फ मुंह से यह बोलने से नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास काम में करना होगा,
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास काम में करना होगा। और इसीलिए मैं चाहता हूं जो अभी जो हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का जो प्रोविजन है वो बरकरार होना चाहिए। उसमें हाँ जरूर ये होना चाहिए, जब एक आम चुनाव पार हो जाते हैं उसके बाद रिव्यू जरूर होना चाहिए, वो कौन सा पार्टी का कितना वोट मिला, उसका जो नेशनल पार्टी का दर्जा मुताबिक वो है या नहीं, और रिव्यू जरूर होना चाहिए। लेकिन इतना कड़ी व्यवस्था ना होना चाहिए ताकि नया नेशनल पार्टी ना बने, इतना कड़ी व्यवस्था ना होना चाहिए ताकि स्टेट पार्टी ना बने, ऐसे व्यवस्था नहीं होना चाहिए। सभापति महोदय, अभी गोपाल जी ने टैक्स पेयर का मनी का बात बताया। हम लोग ऐसा अथॉरिटी हम लोग को कब बनेगा जब सारे लोग अपने ऊपर डिपेंडेंट होगा। प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत के बात बोलते हैं, लेकिन अभी भी हिताधिकारी भी बना रहा है। हिताधिकारी का जरूरत है, मैं यही कहता हूं हिताधिकारी जरूरत नहीं है, लेकिन हिताधिकारी कब आत्मनिर्भर होगा वो भी देखना होगा। उसका लिए सरकार का क्या पॉलिसी वो भी ठीक करना होगा। सभापति महोदय, ये जो यहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ का भी चर्चा हुआ, जो दल त्याग विरोधी आइन इसका चर्चा हुआ। राजीव जी ने ये कानून तब लेके आया था जब राजीव जी का पूरा बहुमत था इस हाउस में। लेकिन आज क्या हुआ, आज वो एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई कदर नहीं है। आज सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, मध्य प्रदेश में हम लोग क्या दिखा, सरकार एक पॉलिटिकल पार्टी को विधायक को रिजाइन कराया और अपना पार्टी में ज्वाइन कर लिया। कर्नाटका में वही चीज हम लोग ने देखा, दूसरे राज्यों में वही चीज दिखा, और उसका विक्टिम जो कहावत है, जो जिस बाली के लिए जो है वो सुग्रीव के लिए भी है। हम लोग ने क्या दिखा है, पश्चिम बंगाल में देखा बीजेपी का विधायक भी जैसे बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का विधायक को ले लिया, जैसे कर्नाटका में कांग्रेस और जेडीएस का विधायक को ले लिया, उसी तरीका से बंगाल में ममता बनर्जी भी बीजेपी का विधायक को ले लिया। तो वो रिपीट होते हैं। इसीलिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ उसका कदर होना चाहिए। जो आम चुनाव, पार्लियामेंट का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, वो चुनाव में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को उनका एजेंडा पर ऊपर लोग चुन के भेजते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सिर्फ सरकार बनाने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ना बेबुनियाद है, गलत है। ये लोकतंत्र को मजबूर करते हैं। अभी माताब जी ने शंका बताया ये कितना दिन रहेगा हिमाचल का सरकार, ठीक ही बताया, क्योंकि अभी जो केंद्र में सरकार है ये सरकार का कोई ठिकाना नहीं है। ये सरकार कभी भी हिमाचल का सरकार को जो कांग्रेस का सरकार चुना है गिराने का कोशिश कर सकता है, क्योंकि जो एंटी डिफेक्शन का कानून, ये कानून के ऊपर इन लोगों का कदर नहीं है। मैं और ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। इस नहीं जाएगा सभापति महोदय, अपने आप जाना तो दूसरी बात है, लेकिन जब आप लोकतंत्र को मजबूत करने चाहेगा, लोकतंत्र तो भी मजबूत होगा जब कानून मजबूत होगा, जब हमारे वैल्यूज मजबूत होगा। अगर वैल्यूज हमारा मजबूत हो जाएगा तब आप लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र कब मजबूत होगा? अगर राष्ट्र का सारे व्यवस्था जब मजबूत रहेगा तब राष्ट्र भी मजबूत रहेगा। मुंह में आप लोग राष्ट्रवाद का बोलेगा और काम में राष्ट्र कैसे मजबूत होगा, राष्ट्र कैसे वीक होगा, ऐसा काम करेगा तो कभी राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। हम लोग पक्ष उस पक्ष और इस पक्ष का बात नहीं है, मजहब का बात नहीं है। सारे हिंदुस्तानी चाहते हैं, सारे भारतीय चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं ये भारत दुनिया के सबसे ताकतवर शक्ति बने, और उसके लिए सारे लोग को काम करना होगा। अगर हम सारे वैल्यूज को तोड़ेंगे, अगर हम सारे कानून को तोड़ेंगे, सारे व्यवस्था को तोड़ेंगे, तो ये देश कैसे मजबूत होगा? ये देश तभी मजबूत होगा जब हम सब वैल्यूज को, कानून को और सिस्टम को मजबूत करेंगे। यही सब के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। श्री मनोज कोटक जी।